So Seema ji, first of all, I just want to warmly welcome you on Filmy Shilmi. राम प्रसाद की 13वीं हाल ही में रिलीज हुई है और वो आपकी पहली फिल्म थी एज अ डायरेक्टर. तो um अब जाके कैसा लग रहा है क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेरे लिए चैलेंज था ये फ़िल्म का रिलीज़ होना, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि इस साल में हम सभी लोगों ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस किया है। तो जब मेरे पास ये चैलेंज आया तो मैं डर गई थी कि बाप रे बाप! अब क्या होगा? क्योंकि लोग तो ऑडिटोरियम्स में आएँगे नहीं देखने के लिए, सिनेमा हॉल में नहीं आएँगे तो ये फ़िल्म कैसे चलेगी? बट थैंक गॉड कि लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है एंड बॉक्स ऑफिस पे भी डिसेंट कहना चाहिए कि बहुत अच्छे से ये फ़िल्म चल रही है और बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसे। सो एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ मैं। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। No, absolutely, and so you should be as well because क्योंकि आपने बहुत सारा बढ़िया काम किया है एज एन एक्टर. तो क्योंकि आपने एक्टिंग में बहुत सारा एक्सपीरियंस है और एक अनुभव अच्छा है आपके लिए एक्टिंग में. तो वो कितना काम आया when you took the director's seat for राम प्रसाद की तेरी? वो मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस और ज़्यादा जो है इसमें ज़रूरी हो गया था क्योंकि एज़ अ डायरेक्टर आप सिर्फ़ फ्रेम जानते हैं, आप टेकिंग जानते हैं, आप स्टोरी जानते हैं, बट जहाँ तक परफ़ॉर्मेंस का सवाल है, वहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं, वो उससे आगे नहीं जा पाते। तो जी. वो बहुत जल्दी किसी भी एक्टर से सैटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, ओके, ओके, गुड टेक था, अच्छा टेक था, अच्छा टेक था। पर क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस थी, तो मैं ज़्यादा ग्रीडी थी और मैंने अपने एक्टर्स को काफ़ी तंग किया क्योंकि मैं और चाहती थी उनसे। सो एज़ एन एक्टर होना और उसके बाद डायरेक्टर बनना, मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप एक और फ़ील्ड को भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जी. और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया because what it does, it kind of looks at death through the perspective of dysfunctional family dynamics. क्योंकि डेथ को एक ऐसे नजरिए से दिखा जाता है कि जो मोrbid या इतना दुखी नहीं है. एक एक एसेंस है लाइफ का इस फिल्म में. तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? मुझे लगता है लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें जो एज़ एन एक्टर मैं ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ, क्योंकि हमें कैरेक्टर्स के लिए ऑब्ज़र्वेशन अपनी ओपन रखनी पड़ती है कि कोई भी हमारे आस-पास जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, जी. उनसे ही हम कैरेक्टर्स को उठाते हैं। तो जब ऐसे रिलेटिव्स में ऐसी कुछ मैंने डेथ सेरेमनीज़ अटेंड की और मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ कितना गॉसिप हो रहा है और कितना मतलब यहाँ तक कि शादी के रिश्ते तक हो जाते हैं वहाँ पर बैठे-बैठे। सो ये मतलब क्या कहेंगे इसको कि ये हम ऐसे ही हैं, हमारी हम्म. सिचुएशन ऐसी है। तो मुझे लगा कि जो मैं बात कहना चाहती हूँ अपनी कि एक फैमिली जब एक साथ नहीं रहती है, अब जैसे हम सब अलग हो गए हैं अब जॉइंट फैमिलीज़ में नहीं रहते हैं, तो हम कैसे जब बाद में कभी मिलें, तो हम एक-दूसरे से कितना गैप हो जाता है, कितना कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है या हम बहुत अलग हो जाते हैं, अलग नेचर बन जाती है हमारी। तो मुझे लगा कि एक जगह इकट्ठे हों और एक-दूसरे से क्लैश करें उनकी लाइफ़। तो अगर मैं शादी का कोई एपिसोड रखती हूँ, तो मुझे लगा कि शादी में तो आदमी के पास एक्सक्यूज़ होता है, वो 2 दिन अटेंड करके भी जा सकता है और कोई बुरा नहीं मानता इस चीज़ का। बट एक डेथ ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कम से कम क्लोज़ फैमिली को 13 डेज़ वहाँ रहना ही पड़ेगा और जी, 13 बिल्कुल. डेज़ रहने के बाद जो चीज़ें क्रिएट होंगी, वो अपने आप में काफ़ी ह्यूमरस हो सकती हैं और काफ़ी उसमें हमें कॉमेडी मिल सकती है। जी. हाँ। बट आई थिंक मूविंग ऑन सीमा जी, आपने एक्टिंग, आई मीन 50 साल से आपने काम किया है. एंड आई थिंक इट्स जस्ट सो वंडरफुल टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन विद यू बिकॉज़ जब मैं सोचता हूँ, आपने फ्रॉम अ यंग एज आपने शुरुआत की थी और अब जाके लोग आपको जानने लगे हैं क्योंकि आपने ऑब्वियसली कमर्शियली फिल्म्स लाइक बरेली की बर्फी, दम लगा के हाइशा और शुभ मंगल सावधान की है. अब जाके लोग जानने लगे हैं कि ओह वाह! सीमा पाव जी कितनी बढ़िया एक्ट्रेस है. पर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, बट ये बढ़िया एक्ट्रेस थी पहले. अब जाके लोगों को पता चला है. क्या आपने how do you feel about this? I mean, does it give you a sense of perhaps feeling a little bit हैरानी, थोड़ी-सी हैरानी होती है आपको जब ऐसा लोग रिएक्ट करते हैं? नहीं क्यों मैं ही क्यों? मैं तो बहुत सारे एक्टर्स के बारे में बात करूँगी जो इतने-इतने सालों से थिएटर से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं।
पर अब जाके उनकी पहचान बननी शुरू हुई है। फॉर एग्जाम्पल संजय मिश्रा है, पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज पाहवा हैं, मतलब इन लोगों को इतने सालों से आप एज ए कॉमेडियन देख रहे हैं या आप इनको साइड में कोई रोल दे रहे हैं, बट कितना अभी क्योंकि हमारा पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है फिल्म्स का, और हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिलीज की कहानियों को लेके आए हैं, तो हमारे चेहरे फिर से दिखने लग गए। और जब दिखने लग गए तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस का हम लोगों को वो मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। सो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ ऐसा हुआ है, और हम सब उस दौर से गुजरे हैं जो इतने सीनियर हो चुके हैं, जो 50-50 साल काम कर चुके हैं। सबके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था ये उस वक़्त पे काम करना जब आपको काम ही नहीं मिल रहा था। मुझे याद है कि मुझे जितने भी ऑफर्स मिलते थे या तो नौकरानी के रोल मिलते थे या सिर्फ पासिंग शॉट्स वाले रोल मिलते थे या एक सीन का रोल मिलता था। तो इसीलिए शायद डिसीजन लिया गया कि फ़िल्मों में काम ही मत करो। आप थिएटर में काम करो, आप टेलीविज़न में काम करो जहाँ आपको इज़्ज़त मिलती है, जहाँ आपको अच्छे काम करने को मौका मिलता है। तो फ़िल्म्स एक तरह से हम लोगों ने बंद ही कर दी थी करनी। लेकिन ये जो फ़िल्म का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ और मिडल क्लास फैमिलीज़ की कहानियाँ आ गई और कुछ ऐसे डायरेक्टर्स जिन्होंने इनिशिएटिव लिया हम लोगों को कास्ट करने के लिए, हम पुराने लोगों को फिर से कास्ट किया गया। तो हम तो यहीं थे, बट रोल ही नहीं थे, तो हम कहाँ से अपना दिखाते कि हम क्या-क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मनोज पाहवा, मेरे हस्बैंड, उनको किसी ने कंसिडर ही नहीं किया अच्छे रोल में आज तक कभी, क्योंकि वो दिखने में आप एक फैटी आदमी तो आप कॉमेडी कराएँगे सिर्फ, बिल्कुल। यू नो आप कभी सोचते ही नहीं है कि एक कोई आदमी किसी भी रोल में फिट हो सकता है। राइट। काम तो वो वही करेगा, चाहे वो मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो या वो कोई भी स्वीपर हो, पर वो उसकी फिज़िक से उसका लेना-देना नहीं है। बट हम लोग का कॉन्सेप्ट ऐसा है, हमारे बॉलीवुड का एक बन गया था फिक्स पैटर्न कि मोटा है तो कॉमेडी, पतला है तो ट्रेजेडी, सांवला है तो नौकरानी, गोरा है तो रईस, तो ये बहुत अलग है। जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ही हमारे जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं, वो सांवले हैं, जी। यू नो उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। सो आप कैसे मान रहे हैं इस बात को कि जब हम फ़िल्मों में कोई रईस आदमी दिखाएँगे तो हम हमेशा गोरे रंग पे जाते हैं, यू नो एग्ज़ैक्टली, राइट। बड़ा अजीब सा। हाँ। सो हमारे यहाँ जो एक बन गया है, एक फिक्स पैटर्न हो गया है, एक क्लीशे कहना चाहिए उसको कि क्लीशे कास्टिंग हो जाती है हमारे एक्टर्स की, तो उसमें वो इंडस्ट्री पूरी फँस के रह गई थी। अभी थैंक गॉड ब्रेक हुआ है और हम सब बाहर निकल के आए हैं। हाँ, मैंने एक्चुअली देखा है ये। एक्चुअली इनफैक्ट जब मैंने एक एक्स्ट्रा का काम किया था फ़िल्मों में, तब मैंने जाके ये जाना कि अगर आप गोरे हो या अगर आप इंडियन नहीं हो या इंडियन हो बट आपका स्किन गोरा है, तब वो एक डांस सॉन्ग में आपको आगे भेजेंगे, नहीं तो आप पीछे जाते हैं। और मुझे ये कभी समझ में नहीं आया, शायद ये क्योंकि ये जो पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर है हमारा, सो आई थिंक व्हाट्स हैपेंड इज़ कि ये एक थोड़ा-सा जो एक माइंडसेट हमारा अभी तक बदला नहीं है। आपको क्या कहना है इस पर? डू यू थिंक इट्स दैट और व्हाट डू यू थिंक इज़ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस ब्रैकेटिंग एंड these बॉक्सेस? मुझे लगता है अभी क्योंकि अब ये लोग उस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब इनकी वो मास्टर ब्लास्टर फिल्में जो होती थी, जो हुँ। एक के बाद एक फ्लॉप होने लग गई और लोगों ने उनको बिल्कुल देखना बंद कर दिया, तो एक रास्ता निकला इंडस्ट्री के पास कि अब एक्टर्स चाहिए उनको। अब राइट। उनको स्टार्स चाहिए, अब उनको एक्टर्स चाहिए। अब उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गोरे हैं, कि पतले हैं, कि मोटे हैं, किस तरह के भी हैं, एक्टर अच्छा है, इसको ले लो। हुँ, और कितने सारे आप देखिए ना नवाज़ुद्दीन, हुँ। नवाज़ को इतना मतलब ह्यूमिलिएशन से गुज़रना पड़ा होगा, जब उसने एक-एक छोटे-छोटे सीन किए हैं। जी, जी, जी। मतलब अब आप उसके देखते हैं तो आपको याद आता है अच्छा हाँ मुन्ना भाई एमबीबीएस में सिर्फ उसने रेलवे स्टेशन पे एक थप्पड़ खाया था, सुनील दत्त जी से। कौन हाँ। कहता है इसको पीटो। और आज नवाज़ पूरी फ़िल्म अपने शोल्डर पे लेके निकल जाता है और हुँ, लोग आज उसके इतने ज़बरदस्त फ़ैन हैं। तो जी। आप देखिए हमारी इंडस्ट्री का कितना बड़ा बदलाव आया है, कि हम आज इरफान खान, राजकुमार आयुष्मान खुराना ये हमारे मेन हीरो हैं, आज की फ़िल्म के, जो मिडल क्लास लुक लेके आए हैं, जो च ऐसा नहीं हम कह सकते इनको चॉकलेटी फेस है इनका या ये उस तरह के हीरो हैं जो इनका रोमांस भी आज हमें अच्छा लगता है। आज हुँ, हम हाइली रोमांटिक सीन अगर देखें तो नवाज़ के पास होंगे और इतने अच्छे उन्होंने रोमांटिक सीन किए हैं कि हमें लगता है कि हाँ, व्हाई हुँ, नॉट? राइट। बट वो क्योंकि हमारे यहाँ रहा है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन का जो कॉम्प्लेक्स हमें दे गए हैं,
अंग्रेज लोग इतने सदियों से, वो आज भी हम पे हावी है। हाँ, यानी ये तो फिल्म की बात है, घर में भी पहले बहू देखी जाती है तो वो गोरे रंग की होनी चाहिए, बहू एब्सोल्युटली। गोरे रंग की होनी चाहिए, हम्म, बाकी सब काले चलेंगे, लड़का काला चलेगा, कोई भी काला चलेगा, पर आई नो। बहू जो है वो गोरे रंग की होनी चाहिए। हाँ सो ये क्या है, माइंडसेट है ना, एक तरह से किसी ने भी आपके अपने कॉम्प्लेक्शन को अप्रिशिएट ही नहीं किया। जी, जबकि मुझे लगता है कि हमारे इंडियन का जो कॉम्प्लेक्शन है, जो गेहुआ रंग है, वो ब्यूटी है हमारी, लेकिन हम एब्सोल्युटली। उस ब्यूटी को खत्म कर देना चाहते हैं। और हाँ। आप देखिए जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ आके टैन होते हैं कि उनको अपनी बॉडी को टैन करना पड़ता है, और हम तो ऑलरेडी सांवले हैं, तो हम गोरा हाँ, होना चाहते हैं, तो ये एक एग्जैक्टली। अलग कुछ Exactly. No, I totally agree with that as well. But I think Seema ma'am, ageism भी एक बहुत बड़ा issue है. I think Bollywood में, और Bollywood में नहीं, but I think किसी भी film industry में, to be very honest. क्या आपने भी कभी face किया है ageism? Because एक वक्त था जब सांड की आंख आई थी और लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सारी चर्चा की, और उनको लगा था कि शायद अगर किसी और perhaps experienced या senior actor को लिया जाता उन रोल्स में, तो इट वुड हैव बीन मोर कन्विंसिंग एंड इट वुड हैव बीन मोर बेटर। तो आपने कभी एजिज्म फेस किया है बॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, इस चीज को तो मतलब ये जो आप फिल्म का नाम ले रहे हैं, इसी में हमने फेस किया है सबसे ज्यादा। तो कि जब अच्छा। सावन की आग आई थी फिल्म, तो बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने रिएक्ट किया था इस बात पे कि हम तो थे, हम तो इसी एज को हम्म। बिलोंग करते हैं, लेके राइट। किसी यंग लड़की ने रोल कराया। पर मेरा ये मानना था कि देखिए, हर डायरेक्टर को ये लिबर्टी होती है कि वो किसके साथ काम करना चाहता है, वो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वो यंग लड़कियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, वो बहुत अच्छी बात है, और उन लड़कियों ने काम भी अच्छा किया। जो जितना वो कर सकती थी, जितनी उनकी लिमिट थी, उन्होंने उससे ज्यादा ही काम किया है। हम्म। मगर अफसोस इस बात का होता है कि हमारे यहाँ एक एज के बाद एक रिटायरमेंट जो देने की आदत है ना, एक भरोसा उठ जाता है। मतलब आप हम्म, जब 40 प्लस हो गए तो आपसे से भरोसा निकल जाता है, वो जी। गलत चीज है। हम्म। मतलब हमारे यहाँ ऐसा मान लिया गया है कि 50 के बाद जैसे कोई लाइफ ही नहीं होती है, और हम उसको हाँ, उसको जस्ट एक पासिंग शॉट के लिए रख लेते हैं कि माँ-बाप हैं, जस्ट हैं, बस उनका कुछ करना-धरना नहीं है उनको। लेकिन ये ब्रेक हुआ जब आँखों देखी फ़िल्म आई। जी। आँखों देखी फ़िल्म में जब 50 प्लस लोगों की प्रॉब्लम को लेके बात की गई, और 50 हम्म। प्लस कपल ही उसका हीरो-हीरोइन थे, तो आप समझिए कि लोगों को थोड़ा-सा लगा कि ओह! हाँ, एक बूढ़े लोगों की भी कहानी हो सकती है ना। हम्म। उनका भी तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में। उसके बाद ये थोड़ा-सा चेंज होना शुरू हुआ, और उसके बाद माँ और बाप भी इम्पोर्टेंट हो गए हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में कि अब माँ कौन करेगी, बाप कौन करेगा, और उनका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया स्टोरी में। तो हम्म। इसको तो हमें बहुत फेस करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। हम्म। मतलब आपको हैरानी होती थी कि मुझे एक बार शाहरुख खान की मदर का रोल मिल मिल रहा था, व्हाट? और मैं ऐसे ही गया, तो मैंने कहा शाहरुख खान की मदर तो नहीं लगूँगी मैं, मगर क्योंकि हाँ, तो आप देखिए ना कि इस तरह से हम बहुत जल्दी रिटायर कर देते हैं अपने ऐसे एक्टर्स को। राइट। हम अपने स्टार्स हैं, उनको हमेशा यंग रहने देते हैं, उनको हम कॉलेज में पढ़ने देंगे, चाहे वो 70 साल के भी हो जाएँ, वो कॉलेज स्टूडेंट रहेंगे। मगर जो हम जैसे कैरेक्टर एक्टर हैं, उनको राइट। आप 40 में भी आप उनको विग पहनाने को तैयार हैं कि इनका व्हाइट बाल कर दो, ये माँ लग जाएँगी। तो हाँ। क्या है, सिस्टम क्या हिपोक्रेसी। है, नहीं एंड आई थिंक हाँ, यू आर तो राइट इसी एक्चुअली। या I think the worst part is as well, सीमा जी, because I think like अगर एक मेल एक्टर हो तो ठीक है, हम शायद कंसिडर कर सकते हैं, उसको कॉलेज भेज देंगे। लेकिन अगर एक फीमेल एक्टर हो तो डेफिनेटली नॉट, नहीं, उसका हुँ, ऑटोमेटिकली माँ का रोल पर मतलब उसको अपग्रेड अपग्रेड किया जाता है। So I think this is the hypocrisy. I think it is the deep misogyny that exists now. It's like this whole like male dominance that exists. I mean, how do you think that's changing? And do you think by actors like yourself, क्योंकि आपने direction को consider किया, क्योंकि आप एक position of power में अब पहुंच चुकी है, do you think that's also a great way to kind of champion for a change as well? हाँ, एक्चुअली देखिए, मैं आपका इसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब हमने आँखों देखी की, या हमने बरेली की बर्फी की, Right. तो मुझे जितना याद है कि काफ़ी एप्रिसिएशन मिला मुझे,
काफी अवार्ड्स भी मिले, एप्रिसिएशन भी मिला, और पर काम नहीं मिला मुझे, मतलब मुझे काम नहीं था मेरे पास। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था कि एप्रिशिएट तो मैं भी हुई और संजय मिश्रा भी हुआ, पर संजय मिश्रा ने उसके बाद कम से कम 20 फिल्में की हैं, या जी, पंकज त्रिपाठी ने उसके बाद 20 फिल्में की हैं। हाँ। मेरी गिनती की 3 फिल्में हैं। हम्म, तो ये आपको आपको दिखाई देता है, ये होता हुआ दिखाई देता है कि हमारे यहाँ अभी भी हम मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ सिर्फ आदमियों के लिए रोल लिखे जा रहे हैं, आदमियों को लेके ही कहानी सोची जा रही है। औरतों की प्रॉब्लम्स को अभी भी हम हाईलाइट नहीं करते हैं, और फिर उसमें अगर एक सांड की आंख लिखी जाती है और वो भी अगर यंगस्टर्स को दे दी जाती है, तो हमारे जैसे एक्टर्स के लिए फिर कोई जगह ही नहीं बचती है। फिर हम्म, हम कहाँ जाएंगी? वो लड़कियां अभी भी हीरोइन है, उनके पास तो अभी भी बहुत मौके हैं, पर हमारे पास तो मौके ही नहीं है। तो एक मौका आता है तो हम ललचा जाते हैं कि अरे यार एक अच्छा रोल आया, हमें कास्ट कर लिया होता, हम कब दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वो एक लॉस जो होता है उससे आपको गुजरना पड़ता है, और वो काफी बड़ा लॉस होता है। हम्म, जैसे मेरी बात अर्चना पूरण सिंह जी से हुई, अर्चना पूरण हाँ, सिंह जी ने जब रोल किया था बोल बच्चन में, हम्म, तो वो कितना अप्रिशिएट हुई थी और कितना कमाल काम किया था उन्होंने, लोगों ने जी, इतना अप्रिशिएट किया था। पर मेरी उनसे बात हुई तो उनका भी शिकायत ये थी कि सीमा काम कहाँ है, लेकिन हम्म, एप्रिसिएशन का क्या करेंगे हम? उसके बाद रोल तो मिले ही नहीं ना, किसी ने right, रोल नहीं ऑफर किया, एप्रिशिएट करके क्या करोगे? हम सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए थोड़ी काम करते हैं, हमें काम भी तो करना है। हम्म, मगर रोल ही नहीं जाते तो उनको कास्ट कौन करता? yes, तो ये हमारे यहाँ पूरा सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है, अभी भी काफी बिगड़ा है। थैंक गॉड कि अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और एक और जरिया निकला है शॉर्ट फिल्म्स का। तो हाँ, वो शॉर्ट फिल्म में फिर भी फीमेल ओरिएंटेड कहानियां आ रही हैं, और हम्म, वो शॉर्ट फिल्म्स में फिर भी काफी सारी एक्ट्रेसेस जो है वो कास्ट हो जाती हैं और वो अच्छे रोल्स कर पाती हैं। अदरवाइज फिल्म इंडस्ट्री में अभी सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। Hmm. Absolutely, very spot on, ma'am. Because I think even क्योंकि OTT platforms भी अब उभर के आ रहे हैं, और अगर देखा जाए लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था आई थिंक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कमर्शियल फिल्म्स थी वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाई जब OTT पे रिलीज हुई है। और एक एक जो स्टार पावर था वो थोड़ा सा कम होते जा रहा था आई थिंक बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर। आपको क्या लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक ये जो स्टार पावर है, जब एक फिल्म रिलीज होती है तो एक एम्फसिस होती है, क्या वो सिग्निफिकेंटली कम होता जा रहा है अब, डू यू थिंक? मुझे लगता है ये साइकिल है, ये चेंज होगा, फिर से चेंज होगा, क्योंकि हाँ, हाँ, एक तरह की चीजें देख के फिर से लोग बोर हो जाएंगे। ट्रू, अब फिर उन्हें चेंज चाहिए होगा, तो फिर से वो आएगा कि वो कमर्शियल फिल्म्स आएंगी और बड़े बड़े बैनर्स की फिल्म्स आएंगी, फिर ये छोटी फिल्म्स थोड़े दिन रुक जाएंगी, फिर ये आएंगी वो रुक जाएंगी। मुझे लगता है ये एक साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमसे कहाँ गलती होती है मेरे हिसाब से, हम गलती ये करते हैं कि जब एक सब्जेक्ट आता है हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। हाँ, इट्स सो ट्रू, अब यूपी की फिल्में बनेंगी तो 25 यूपी की फिल्में बनेंगी, फिर हम और कुछ सोचते ही नहीं है, तो हम ऑडियंस को बोर कर देते हैं, यू नो हाँ, बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, वो बोर हो जाते हैं, फिर उन्हें एक चेंज चाहिए होता है, फिर कोई एक चेंज लेके आएगा वो उस तरफ हो जाएंगे, हम्म, फिर वो क्या करेंगे, जिस चेंज को हिट मानेंगे फिर सब उसको फॉलो करने लग जाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या है, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, अपना कोई ओरिजिनल कुछ नहीं लेके आ रहा है, तो हाँ, वहां हम रुक जाते हैं, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सिनेमा हॉल की फिल्म हो, पर हम वहां रुक जाते हैं जहां हमारे थॉट्स ही खत्म हो जाते हैं, हम कॉपी करने लग जाते हैं एक दूसरे को। वो राइट, बहुत खतरे की बात है, चाहे वो ओटीटी हो चाहे वो हमारी सिनेमा हो, पर ये बहुत रिस्की है, क्योंकि हमें नए थॉट्स को अप्रिशिएट करना नहीं आता और इनिशिएटिव लेना भी नहीं आता, ना हमारे प्रोड्यूसर्स को ना हमारे डायरेक्टर्स को। हम रिपुटेशन में अपने आप को सिक्योर समझते हैं और हम वही करते चले जाते हैं। एंड आई थिंक यू आर राइट, ये एक भेड़ चाल मेंटालिटी है टू चेज सक्सेस। इसलिए मुझे लगता है कि शायद एक क्रिएटिव क्राइसिस भी हो सकती है विद इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आपको क्या कहना, क्या एक क्रिएटिव क्राइसिस है या सिर्फ लोग डर रहे हैं अभी रिस्क लेने में? लोग डर रहे हैं, हम बहुत क्रिएटिव लोग हैं। हम्म, हमारे बहुत सारे राइटर्स को मैं जानती हूँ जिनके पास इतने प्यारे-प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पर वो जिसके पास भी जाते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि उसमें उसको मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहूँ कि पहले जो फ़िल्में हमारे यहाँ बनी हैं 60s 70s में,
जो हमारे हिंदुस्तान का सिनेमा था, अगर आप उससे कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हो गए हैं, जबकि हमें आगे बढ़ना चाहिए था। उस टाइम पे कंटेंट बहुत स्ट्रांग होते थे। एक भी कोई पुरानी फिल्म उठा के देख लो, आपको लगता था वाओ, या मैसेज भी है, कंटेंट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, सब कुछ पैकेज होता था वो। ब्लैक जी। एंड व्हाइट में और भी खूबसूरत फिल्में बनी हैं हमारे यहाँ। हाँ। मगर उस वक़्त मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो इसलिए खूबसूरत थी, क्योंकि उस टाइम वो उन्हें बेचने का डर नहीं था। उस टाइम हमें काम दिखाने का डर होता था कि हमारा बेस्ट काम निकल के आए। लेकिन अब हम सिर्फ बेचना चाहते हैं। तो हम्म, हम बेचना चाहते हैं तो हम फिर उसमें पैकेजेस बनाते हैं कि ओके चलो इसमें अजय देवगन को लो, अभय देओल को लो, एक अच्छी हीरोइन ले लो, 2 एक्टर अनुपम खेर ले लो, फलाना ले लो, ये पैकेज हो गया, चलो अब इसको बेचते हैं। हम्म, पैकेज कैसे बिकेगा? कंटेंट कहाँ है? जी, बिल्कुल। तो वो सबसे बड़ा हमारे अंदर जो है वो ड्रॉबैक है कि हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। हम सिर्फ सामान बेचने में आ गए। तो वो बेचते-बेचते कब तक खरीदेगा? जब हम्म, उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, वो आप कब तक बेच लोगे उसको? तो जी, आप कंपेयर कीजिए कि हम लोग 60-70s के बाद से लेकर फिर 80s में आते-आते, 90s में आते-आते हमने अपनी ही दुनिया इतनी खराब कर ली इस रिपिटिशन के चक्कर में, क्योंकि पहले जो राइटर्स होते थे ना, लिटरेचर से कहानियाँ आती थी। हाँ, हम बिल्कुल। लिटरेचर, हाँ, तो वो लोग वेल नोन राइटर्स थे जो अपनी कहानियों को देते थे और उनके ऊपर फ़िल्म बेस्ड होती थी। जैसे तमस ले लीजिए, मतलब हम्म, बहुत ब्यूटीफुल फ़िल्म्स बनी हैं, या बिमल रॉय की जितनी फ़िल्म्स ले लो, या हम्म, गुरुदत्त की कितनी फ़िल्म्स ले लो, या रवींद्रनाथ टैगोर की कितनी कहानियों पे बेस्ड फ़िल्में बनी हैं। जी, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पे बनी हैं, तो वो एक एक बेस होता था उनका सॉलिड, जिसके हम्म, आधार पे वो फ़िल्में बनती थी। पर अब क्या है, अब सिर्फ हम पैकेज बेचना चाहते हैं। कौन हीरो पॉपुलर है, उसको लेके फ़िल्म बनाओ। क्या फ़िल्म बनाओ वो हमें नहीं पता, बस फ़िल्म बनाओ, जी, उसको बेचो। उस हम्म, हीरो को बेचो, उस हीरोइन को बेचो, उसके साथ इस पैकेज को बेचो। तो अब आप सिर्फ बेच रहे हैं, हम्म, तो आप कहाँ खड़े हो गए आके? आपकी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी हो गई आके? हम्म, आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, और जैसी कोई एक फ़िल्म आती है जिसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है, अब उसमें भले ही कोई स्टार ना हो, वो हिट हो जाती है। जी, जी, बिकॉज़ ऑफ दिस कि लोगों को कुछ मिलता है उसमें देखने को। हाँ, उसके बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कौन खड़ा है। हम्म, अब बरेली की बर्फी आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि बरेली की बर्फी में पंकज त्रिपाठी और मैं माँ-बाप का रोल कर रहे थे। राइट, अब इसमें इसमें आप ले लीजिए, वो बड़े-बड़े स्टार ले लीजिए, पर उस फ़िल्म को शायद इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मैं और पंकज त्रिपाठी थे। हम्म, क्योंकि फ़िल्म अपने आप में इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी कहानी थी उसकी, कि उन्होंने हमें इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिया। हम्म, उनको नहीं फ़ील हुआ कि इसमें क्यों नहीं थे बड़े नाम। उन्होंने इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि क्या, कहानी है, हम्म, कंटेंट है, कहने को कुछ है। तो वो हमारा फ़ोकस थोड़ा-सा अलग हो गया है, इस वज़ह से हम लोग की क्वालिटी भी सफ़र कर रही है, और कंटेंट तो डेफ़िनिटली लाना ही पड़ेगा ढूँढ के अच्छा। and I think that's why that's why I said as well, क्योंकि people like yourself अब एक पोजीशन ऑफ पावर में आ चुके हैं बिकॉज़ आप एक डायरेक्टर भी बन चुकी है अब। अब शायद आप एक थोड़ा-सा बदलाव भी लाने की कोशिश कर सकते हो। यू नो व्हाट आई मीन? बिकॉज़ आपके पास वो एक इनिशिएटिव है, एक रिस्पांसिबिलिटी आ गई है। सो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच वी कैन ऑल लुक फॉरवर्ड टू एज़ वेल। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनिटली मैं चाहूँगी कि अब जब भी मैं कोई और फ़िल्म बनाऊँ, तो मैं इस बात का तो ज़रूर ध्यान रखूँ। भले ही मैं कमर्शियल फ़िल्म बनाऊँ, भले ही मैं एंटरटेनिंग फ़िल्म बनाऊँ, भले ही मैं उसमें कोई मैसेज ना दूँ, मगर फिर भी लॉजिकल फ़िल्म बनाऊँ, और ऐसी फ़िल्म तो बनाऊँ कि लोगों को अपनी-सी लगे। तो वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं करती रहूँ ये प्रैक्टिस, ताकि ऐसा ना हो कि लोग कहें कि अरे वाह! अब तो चलो सीमा जी भी अपने कमर्शियल में जी। टेलीविज़न और थिएटर में बहुत सारा उम्दा काम किया है और मेरे हिसाब से वो बहुत ही पावरफुल मीडियम्स है। आई थिंक किसी एक्टर के लिए एक्टिंग का जो एक फंडामेंटल बेस होना चाहिए, उसको स्थापित करने में। तो टेलीविज़न और थिएटर से आपने क्या-क्या सीखा है? और क्या वो और वो सीख कितना काम आया है आपके करियर में? टेलीविज़न से मैं कहूँगी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, इसलिए क्योंकि मैंने 1968 से अपना करियर शुरू किया, जब मैं सिर्फ़ 5 साल की थी, और उस वक़्त पे रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं आया था, लाइव टेलीकास्ट होता था। हाँ, उसके हाँ। बाद रिकॉर्डिंग सिस्टम आया, लेकिन रिकॉर्डिंग एक बार में एक ही पूरा प्ले तैयार करके होती थी, बीच में कट नहीं हो सकता था। अगर कोई लास्ट सीन में भी डायलॉग भूल गया तो फर्स्ट सीन से ही शूटिंग होती थी पूरी उसकी, तो जी। एडिटिंग नहीं थी उसमें।
तो फिर एडिटिंग आई, पर सीन वाइज आई, फिर शॉर्ट वाइज आई। तो ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ तक पहुंचने का, जब हम टेक्नोलॉजी के साथ इतना सारा काम आगे कर पा रहे हैं, तो वो जो पीरियड है उसने मुझे बहुत सिखाया है। क्योंकि हमें शुरू में क्यों कैमरा रिहर्सल करना, फ्लोर रिहर्सल करना, कब लाइट लेनी है, कब मुझे अपनी डायलॉग पे 2 शॉट पे जाना है, कब सिंगल शॉट पे जाना है, तो ये हमारी ग्राउंडिंग है। मेरा जो बेस तैयार हुआ वो इस ग्राउंड पे तैयार हुआ, जहाँ पर हमें रिहर्सल्स बहुत करनी पड़ती थी। तो हम यूज्ड टू हो गए उस प्रैक्टिस के कि विदाउट रिहर्सल आप फ्लोर पे नहीं जा सकते हैं। तो उसकी वजह से वो आज भी मेरे साथ में है कि आज भी मैं रिहर्सल्स की यूज्ड टू हूँ। बहुत रिहर्सल्स करती हूँ, तब मैं शॉट पे जा पाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक मेरी रिहर्सल्स ना हुई हों, या ये सब चीज़ें मुझे इस मीडिया ने सिखाई। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, तो थिएटर तो आपको वैसे ही रोज़मर्रा की प्रैक्टिस देता है, जहाँ ऑडियंस को आप फेस करते हैं, ऑडियंस के सामने आप होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब क्लब हो गई, रेडियो, टेलीविज़न और स्टेज, ये तीनों क्लब हो गई, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी प्रैक्टिस तो और इंस्टीट्यूट में भी नहीं हो सकती, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कराएं, जो मेरी हम्म, प्रैक्टिकल लाइफ में हो गई। और जी इसी में करते करते पता नहीं अनगिनत इतने सारे डायरेक्टर्स के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इतने सारे डायरेक्टर्स के मेथड को समझा है, उन्हें जाना है, उनसे मार खाई है, डांट खाई है। वो सब करते 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 आप जब यहाँ तक पहुंच गए, तो अब जब आप डायरेक्शन में आएंगे, तो मुझे लगता है वो सारा जो सामान है मेरे साथ आया है, जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस मेरे साथ आया है, वो एज अ डायरेक्टर मुझे बहुत इजी कर दिया उसने। हम्म, मैं सेट पे बिल्कुल बहुत ही रिलैक्स थी। मैं गप्पे मारती थी अपने दोस्तों के साथ, मैं खूब चाट पकौड़ी खा रही थी, बहुत रिलैक्स होकर शूटिंग हुई, और ये फिल्म हमने 32 डेज में कंप्लीट कर दी। तो हम्म, 32 डेज में इतने सारे 30 एक्टर्स के साथ काम किया है मैंने। तो लेकिन मैं बहुत रिलैक्स थी, और मेरे सारे एक्टर्स भी यही कहते थे, हमें ऐसा लग रहा है हम पिकनिक पे आए हैं। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस, हम्म, अदरवाइज शायद मुश्किल होता है मेरे लिए। Yeah. जी। और जब आप एक्टिंग में शुरुआत कर रही थी तब आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे, आपके पैशन को लेके, आपका करियर को लेके, और क्या वो एक्सपेक्टेशंस कभी बदले अलोंग द वे? भाई देखो, जब शुरू हुआ तब तो 5 साल की थी, तो कुछ पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। मैं तो स्कूल भी नहीं गई, उससे पहले मैं टेलीविज़न में आ गई, तो वो जी, सोचने का टाइम तो मुझे मिला नहीं, और फिर लगातार काम करती चली गई। लेकिन हाँ, डेफ़िनिटली जब मैं बड़ी हुई, और जब ये था कि हाँ, अब इसी को अपना पैशन मानना है और इसी को अपना काम करना है, तो ये ज़रूर था कि पूरी ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ, पूरी जी, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहती हूँ, और चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, और लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं करना चाहती अपना। हमेशा चाहती हूँ बस सीखने को मिलता रहे, और नए डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ, ताकि नए लोगों के साथ काम करने में और ज़्यादा सीखने को मिलता है। स्पेशली यंगस्टर्स के साथ काम करके आप ज़्यादा सीख पाते हैं, क्योंकि उनकी नई सोच होती है, वो नई डिमांड करते हैं। तो आपको ये लर्निंग प्रोसेस और ये कभी ख़त्म ना हो। मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ अपनी फ़ील्ड से और अपने आप से, कि ये ऑनेस्टी और ये हुँ, हार्ड वर्क कभी जाए ना मेरे पास। हुँ। और मुझे जो आपकी बात बहुत पसंद आती है कि आपके रोल्स भी आप ही की तरह क्वाइट सिमिलर है। क्योंकि आप भी, ऐसा लगता है कि आप भी एक ज़िंदा दिल और एक वेरी ईज़ी गोइंग पर्सन है। जब हम बातचीत कर रहे थे तब मुझे ये वाइब आया, और आपके कैरेक्टर्स भी काफ़ी हद तक ऐसे ही हैं। तो क्या आप कॉन्शियसली ये ऐसे रोल्स चुनती हैं या बस आपको ऑर्गेनिकली मिल जाता है ऐसे रोल्स? ऐसे रोल मिलते हैं मुझे, शायद मेरी पर्सनैलिटी की वज़ह से। पर बहुत जल्दी आपको एक ऐसा रोल देखने को मिलेगा जो मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता है। वो अभी हाँ, मेरी फ़िल्म आने वाली है गंगूबाई, संजय हुँ, बंसाली जी की। उसमें जो मैंने कैरेक्टर किया, उसमें ये सब ब्रेक होगा, ये इमेज ब्रेक होगी, ये सॉफ्टनेस ब्रेक होगी। काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है मेरा उसमें। तो हुँ, उसका मैं भी वेट कर रही हूँ कि अब वो उसमें मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जो कि मुझे हमेशा एक बूढ़ी-बूढ़ी सी माँ के रोल में देखते आए हैं। अब हुँ। वो गंगूबाई में मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे देखना है। वो भी मेरे हाँ, लिए एक चैलेंज है। मैं वही बोलने वाला था एक्चुअली, आपने मेरी मुँह की बात छीन ली। क्योंकि गंगूबाई काठियावाड़ी ऐसा मानना है कि भंसाली की सबसे डार्क और इंटेंस फ़िल्म होगी उस उनके बाकी सब फ़िल्मों के हिसाब से, बिकॉज़ भंसाली हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ लार्जर देन लाइफ कलरफुल फ़िल्म्स, और गंगूबाई की स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटेंस और काफ़ी
दिलचस्प है एक्चुअली, जिस तरह से उनका जो ट्रैजेक्टरी था। तो वो एक्सप्लोर करने में कैसा एक्सपीरियंस है आपका, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द डार्कनेस एंड द ग्रिटीनेस ऑफ द फिल्म? देखिए संजय जी की मैं तारीफ करूंगी कि उनकी सोच और उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं। वो हर चीज में एक ब्यूटी तो ढूंढ ही लेते हैं, वो हुँ, चाहे डार्कनेस में भी ब्यूटी हो। तो गंगूबाई भी आप लोग जब देखेंगे तो आपको लगेगा एक एक फ्रेम इतना खूबसूरत और इतना डार्क में भी इतना सुंदर और इतना प्लेजेंट है। वो डार्कनेस भी एक आपको बहुत अच्छा रिलैक्स करेगी, क्योंकि उनके पास वो नजर है, वो कलर्स हैं, वो हुँ, हुँ, इमेजेस हैं जो वो क्रिएट करते हैं। और बहुत ही मुझे लगा बहुत पैशनेट डायरेक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं। उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और फ़िल्म की डार्कनेस के बारे में मैं यही कहूँगी कि मतलब अभी तक डार्क फ़िल्में सुंदर तो नहीं बनी होंगी, ये सुंदर डार्क फ़िल्म है। राइट। हाँ, तो आलिया के बारे में क्या कहना है आपको? क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही डिफरेंट रोल होगा एज़ वेल। सो हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद आलिया इन द फिल्म? आलिया तो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत क्लियर है अपने आप में। और बहुत ही मतलब उसके साथ काम करके आपको महसूस ही नहीं होता सेट पे कि कोई स्टार है, कोई स्टारडम नहीं है उसके अंदर, बहुत ही डाउन टू अर्थ लड़की है। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, लड़की के अंदर। और सीनियर एक्टर्स हैं तो उसको मालूम है कैसे बात करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। और कोई टेंट्रम नहीं दिखाई दिया मुझे कि वो लेट आ रही है, मेकअप रूम में बैठी है, आ नहीं रही है। ऐसा कोई भी एक दिन भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मैंने काफ़ी दिन उसके साथ काम किया है, 20-25 दिन हम शूट कर चुके हैं। हुँ, लेकिन एक दिन भी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस आलिया के साथ नहीं हुआ कि मुझे बैठना पड़ा हो कि ओहो! अभी तो वो तैयार हो रही हैं, अभी तो आएँगी सेट से। हुँ, कई बार ऐसा हुआ है कि मुझसे सेट पे पहुँची भी होती थी, रिहर्सल कर रही होती थी और सीन में काफ़ी इंटरेस्ट लेती हैं, काफ़ी सीन को बनाने की कोशिश करती हैं, उसपे बातचीत करती हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं, जो वो हर सीन के बारे में जानना चाहती हैं। सो मुझे लगा कि एक अच्छे एक्टर की जो क्वालिटी है, वो सभी आलिया में है और बहुत ही ब्यूटीफुल इंसान और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। हुँ। वाओ! हम बहुत ही उत्सुक हैं ये फ़िल्म देखने के लिए। आई थिंक काफ़ी हद तक सुर्खियों में रहे हैं और उसके कास्टिंग को लेके बहुत सारे चर्चे आज भी होते हैं कि कौन-सा एक्टर आया है आलिया के एज़ अ मेल प्रोटैगनिस्ट। बहुत सारे ऐसे मतलब रूमर्स आते हैं। बट क्या एक रिलीज़ डेट फिक्स हो चुकी है या अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है फ़िल्म का? अभी नहीं हुई है रिलीज़ डेट, अभी शूट चल रहा है उसका। कुछ सॉन्ग्स बचे हैं रिलीज़ होने के लिए। मेरे ख़्याल से शायद वही सितंबर-अक्टूबर तक में भी शायद हो जाए फ़िल्म। पर ओह! मुझे ऐसा करेक्टली पता नहीं है। बट हुँ, जी, 2021 21 में ही हो जाएगी फ़िल्म रिलीज़, आई वाओ! सपोज़। I think on a final note सीमा जी, क्योंकि बहुत सारे यंग एक्टर्स और एस्पायरिंग एक्टर्स भी ये इंटरव्यू देख रहे होंगे और क्योंकि आई थिंक सिंस लास्ट ईयर एक थोड़ा-सा एक डर बैठ गया है, आई थिंक अ लॉट ऑफ यंग एक्टर्स के दिमाग में कि एक्टिंग में सक्सेस नहीं हो सकती अनलेस इफ यू आर अ स्टार किड और अनलेस यू आर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। लेकिन आपने ये प्रूव कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर डिटर्मिनेशन और टैलेंट हो, तो सब कुछ हो सकता है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे जो इस नए पीढ़ी के एक्टर्स को या जो एक्टर्स बनने की सोच रहे हो? मैं सिर्फ़ ये एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि दूसरों को ब्लेम करना छोड़ो। आप पहले खुद को देखो कि आपने अपनी कितनी प्रैक्टिस की है। हम हमेशा क्या करते हैं, जल्दी मचाते हैं। हमें बहुत जल्दी काम चाहिए, हमें बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहिए और बिना हार्ड वर्क किए। आप हार्ड वर्क करते भी हैं तो भी आप बहुत जल्दी ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों आपने जो कहा कि स्टार किड्स को हमने कोसना शुरू कर दिया कि वो तो इसलिए हो गया क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। बट इसमें गलत क्या है? मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कहेगा। इंजीनियर बनाना चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो एक्टर क्यों नहीं चाहेगा उसका बच्चा एक्टर बने? और वो अपॉर्च्युनिटी वो क्यों मिस करना चाहेगा कि अगर मैं किसी पोज़ीशन में हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरा बच्चा भी उसी पोज़ीशन में आए एक दिन और मैं उसके लिए जो मेरे से बेस्ट होगा मैं करूँगी वो। तो हुँ, इसमें मुझे नहीं लगता ये सिर्फ़ एक ब्लेमिंग गेम है। आप अननेसेसरीली खेल रहे हैं।
आप अपने हार्ड वर्क से बचना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं। आपने क्या किया है एग्जैक्टली? आप सिर्फ ऑडिशंस दे रहे हैं, तो आप ऑडिशन देते रहिए, किसी दिन तो काम मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो क्या आप सच में घर में जाके कुछ अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते हैं। आप बस ये कहते हैं कि हो ही नहीं रहा है, पता नहीं हो ही नहीं रहा है। आप अपनी प्रैक्टिस तो जारी रखिए, क्या पता किस दिन आपको मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस ही ना हो उस काम को करने की। आप प्रिपेयर ही ना हो और आपको काम मिल जाए। तो आपने कैसे सोच लिया कि आपको काम मिलेगा? आप कर ही नहीं रहे कुछ, तो आपको काम किस दिन मिलेगा? जी। तो और हर एक आदमी ये सोच रहा है कि मैं क्योंकि अच्छा दिखता हूँ, मैंने मसल्स बना लिए हैं, मैंने ये कर लिया तो मैं एक्टर हो गया। एक्टर ऐसे नहीं बनते हैं। एक्टर आई के नो। लिए भी कॉम्पिटेंस है। आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। जब आप डॉक्टर का डिप्लोमा लेते हैं, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेते हैं, हर चीज़ का डिप्लोमा, आपको तो कोई नहीं कह देगा उठ के कि अरे यार तुम तो बड़े बिल्कुल डॉक्टर जैसे लगते हो, एक सर्जरी कर दो ना। कर दोगे क्या? नहीं कर सकते ना। जी। कौन करेगा सर्जरी? नहीं करा है। तो एक्टर क्यों, एक्टर के लिए क्यों ऐसा कि अरे तुम एक्टर बन जाओ? क्यों बन जाओ एक्टर? आपने क्या किया एक्टिंग बन करने के लिए? आपने साधना की है, आपने प्रैक्टिस की है, आपने उसको समझा है कि वो क्या सब्जेक्ट है। वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है और उसमें पढ़ाई-लिखाई की बहुत ज़रूरत है। कौन कहता है कि मतलब आपके 10th में आप फेल हो गए तो आप कहोगे अब मेरा करियर एक्टिंग में चल जाएगा? क्या मतलब है इस चीज़ का भाई? एक्टिंग भी एक अपने आप में प्रोफ़ेशन है। हम्म। वो बहुत डार्क प्रोफ़ेशन है। आप उसको समझिए और उसके लिए तैयार रहिए और उसमें जी। फेलियर्स आएँगे। उन फेलियर्स को लड़ने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए और उसको फेलियर्स को ओवरकम करने के लिए आपके पास काम होना चाहिए, आपका अपना होमवर्क। हाँ। उससे मत बचिए, आप होमवर्क करिए। Absolutely. And you know, I क्योंकि आपने ये failures की बात की, and I've got to ask you this before we go actually. You know, जब failures आपकी जिंदगी में भी थे और जब चीजें अच्छे roles perhaps नहीं मिल रहे थे या opportunities नहीं मिल रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या वो एक मंत्र था जो आपको मतलब that kept you going basically? मैंने थिएटर बहुत किया उस टाइम पे। हम्म। मैं थिएटर बहुत देखती थी, मैं अच्छी फ़िल्में बहुत देखती थी, उसके बारे में बात करती थी और अपने आप को बहुत पॉज़िटिव एटीट्यूड दिया था। लाइफ़ को बहुत बहुत पॉज़िटिव एटीट्यूड दिया था कि कोई बात नहीं, क्या हो गया? एक एक्टर हूँ मैं, मुझे सैटिस्फैक्शन ढूँढनी है, मैं थिएटर में ढूँढ लूँगी, मैं हम्म। टेलीविज़न में ढूँढ लूँगी, मैं एक एड फ़िल्म में ढूँढ लूँगी, मैं किसी में भी अपना क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन ढूँढ लूँगी। फ़िल्में नहीं मिली तो दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी मेरी। जी। तो एक आपको अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ता है। मैंने 12 साल अपने घर में बैठ के सिर्फ़ अपने बच्चों को पाला है, क्योंकि मुझे था कि मेरे बच्चों को मुझे बड़ा करना है और अच्छी तरह से बड़ा करना है, जो एक माँ का फ़र्ज़ होता है, वो पूरी तरह से मुझे पूरा करना है। जी। लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुई 12 साल। हम्म। मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे माँ के रोल करने हैं ना, वो 12 साल बाद और अच्छे कर पाऊँगी। इन 12 साल में पहले मैं माँ बनूँगी, पहले माँ बन के देखूँ तो सही प्रॉब्लम्स क्या-क्या आती हैं। तो जब मैं माँ बनूँगी तो मुझे पता होगा कि एक बच्चा पालने में क्या प्रॉब्लम थी। तो तब मैं ऐसी माँ बनी हूँ, जो आते-जाते उसको थप्पड़ लगा सकती है, क्योंकि माँ का हक ही वही होता है, आते-जाते एक थप्पड़ मार दे उसको। जी, हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत वार्म वार्मथ इकट्ठी करने के लिए मेथड एक्टिंग की है मैंने, मतलब मेथड एक्टिंग के लिए 12 साल दिए हैं। डेफिनेटली उसको मेथड एक्टिंग की ही किया कहा जा सकता है एक्चुअली, बट यू नो व्हाट सीमा जी, आई थिंक मैं भी आपका आपसे आपका फैन रहा हूँ एक्चुअली, बिकॉज मैंने आपका काम देखा है इनफैक्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज। मैंने कसम से सीरीज देखी थी और आपने मासी का रोल किया था उसमें, तो सिंस देन आई हैव ऑलवेज वॉच्ड योर वर्क एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ योर वर्क एज एन एक्टर, सो आई थिंक आज जाके ये मौका मिला कि मैं आपसे एक बातचीत कर सकूं और आपके जो पर्सपेक्टिव्स है एक्टिंग के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में, वो भी बहुत ही एक अमूल्य लाभ है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच सीमा जी कि आप फिल्मी शिल्मी पर आई और हमसे बात की। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स।